क्या आपको पता है कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था? लेकिन आज वॉयेजर 1 उससे कहीं आगे निकल चुका है। दोनों स्पेसक्राफ्ट अब सोलर सिस्टम से बाहर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कहां जाकर रुकेंगे? क्या इनमें से कोई कभी किसी दूर के सोलर सिस्टम के बीच में से गुजरेगा, या ये हमेशा के लिए अंधेरे ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे? इसका जवाब समझने के लिए हमें 1977 में लौटना होगा। वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया ताकि वह जुपिटर से शुरू करके सैटर्न, फिर यूरानस और अंत में नेपट्यून तक जा सके। वॉयेजर 1 को बाद में लेकिन ज्यादा तेज ट्रैजेक्टरी पर भेजा गया क्योंकि उसका मेन टारगेट सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के पास से गुजरना था। टाइटन फ्लाईबाय के दौरान उसकी दिशा इंटेंशनली ऐसी मोड़ी गई कि वह इक्लिप्टिक प्लेन से ऊपर उठकर सोलर सिस्टम के नॉर्दर्न साइड की ओर निकल जाए। दूसरी ओर वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून के ग्रेविटी असिस्ट्स लेते हुए सोलर सिस्टम के सदर्न हेमिस्फीयर की दिशा में झुक गया। जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था, तब यह सिर्फ एक प्लैनेटरी मिशन नहीं था, बल्कि फिजिक्स, टाइमिंग और कॉस्मिक ज्योमेट्री का एक मास्टर स्ट्रोक था। उस समय आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक दुर्लभ अलाइनमेंट में थे, जो लगभग 250 साल में एक बार होता है। नासा ने इस अलाइनमेंट का फायदा उठाकर ग्रैंड टूर ट्रैजेक्टरी डिजाइन की, यानी शुरुआत से ही दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में इंटरस्टेलर स्पेस की ओर भेजे गए थे। यह कोई एक्सीडेंटल ड्रिफ्ट नहीं था, यह केयरफुली कैलकुलेटेड ग्रेविटेशनल कोरियोग्राफी थी। इन मिशंस की असली ताकत थी ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी विशाल ग्रह के पास सटीक कोण से गुजरता है, तो वह उस ग्रह की ऑर्बिटल मोशन से किनेटिक एनर्जी चुरा सकता है। यह फ्यूल से नहीं, ग्रेविटी से मिलने वाली एक्सेलरेशन है। जुपिटर और सैटर्न ने वॉयेजर्स को इतनी अतिरिक्त वेलोसिटी दी कि वे धीरे धीरे सन की ग्रेविटेशनल ग्रिप से एस्केप ट्रैजेक्टरी पर आ गए। आज वॉयेजर 1 लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड और वॉयेजर 2 लगभग 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तुलना के लिए यह स्पीड पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे अधिकांश सैटेलाइट्स से कई गुना अधिक है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर यह अभी भी बहुत धीमी है। 2012 में वॉयेजर 1 और 2018 में वॉयेजर 2 हीलियोपॉज पार कर चुके हैं, वह बाउंड्री जहां सन की सोलर विंड समाप्त होती है और इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है। उससे पहले उन्होंने टर्मिनेशन शॉक और हीलियोशीथ जैसे क्षेत्रों को पार किया, जहां सोलर पार्टिकल्स की गति और डेंसिटी में ड्रामेटिक परिवर्तन होता है। अब वे उस क्षेत्र में हैं जहां सन का इन्फ्लुएंस लगभग समाप्त है और मिल्की वे के बीच का विरल ठंडा प्लाज्मा उनका नया परिवेश है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब भी ये क्यों नहीं रुक सकते? यह समझने के लिए हमें एक बुनियादी भौतिक सिद्धांत पर लौटना होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, तो वह अपनी गति और दिशा बनाए रखती है। पृथ्वी पर हम चीजों को रुकते हुए देखते हैं क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन डीप स्पेस में न हवा है, न फ्रिक्शन, न कोई ड्रैग। वॉयेजर्स का फ्यूल एक्सेलरेशन और ट्रैजेक्टरी करेक्शन के लिए था, मोशन बनाए रखने के लिए नहीं। उन्होंने अपने प्रोपल्शन सिस्टम्स दशकों पहले लगभग बंद कर दिए थे। आज वे इनर्शिया के सहारे चल रहे हैं। 2030 के आसपास उनके आरटीजी पावर सोर्सेज इतने कमजोर हो जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स परमानेंटली शट डाउन हो जाएंगे और पृथ्वी से उनका संपर्क समाप्त हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन बंद होने का मतलब मोशन बंद होना नहीं है। उन्हें रोकने के लिए कोई सब्सटैंशियल रेजिस्टिव मीडियम मौजूद नहीं है। इंटरस्टेलर मीडियम अत्यंत विरल है, जो प्रैक्टिकली ब्रेकिंग फोर्स उत्पन्न नहीं करते। इसलिए वे साइलेंट, कोल्ड, पावरलेस रेलिक बनकर भी अपनी वर्तमान वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेंगे, शायद लाखों, करोड़ों, यहां तक कि अरबों वर्षों तक। बहुत लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इनमें से कोई अल्फा सेंटोराई की ओर जा रहा है, जो हमारे सबसे निकट का स्टेलर सिस्टम है और लगभग 4.37 लाइट ईयर दूर है। उत्तर स्पष्ट है, नहीं। उनकी ट्रैजेक्टरीज उस दिशा में अलाइंड नहीं है। वॉयेजर 1 नॉर्दर्न स्काई की ओर कैमेलोपार्डालिस कॉन्स्टेलेशन में जा रहा है और लगभग 40,000 साल बाद वह लाल बौने तारे ग्लीजे 445 के पास से लगभग 1.6 लाइट ईयर की दूरी से गुजरेगा। वॉयेजर 2 सदर्न डायरेक्शन में बढ़ रहा है और लगभग 40,000 साल बाद रॉस 248 के पास से लगभग 1.7 लाइट ईयर की दूरी से निकलेगा।
अल्फा सेंटोरी कंपैरेटिवली पास होने के बावजूद उनकी राह में नहीं है। यदि मान लें कि वॉयेजर सीधे अल्फा सेंटोरी की ओर जा रहा होता तो भी उसकी वर्तमान गति पर वहां पहुंचने में लगभग 70,000 से 75,000 साल लगते। लेकिन दिशा गलत होने के कारण यह मुलाकात नहीं होने वाली। स्पेस में दूरी ही सब कुछ नहीं होती, वेक्टर यानी दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। फिर भी ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। तारे मिल्की वे के भीतर निरंतर गतिमान हैं। लाखों और करोड़ों वर्षों में स्टेलर पोजीशंस बदलती रहती हैं। यह संभव है कि बहुत लंबे समय में किसी ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशन के कारण वॉयेजर्स की ट्रेजेक्टरी थोड़ी बदले। संभावना बहुत कम है, लेकिन शून्य नहीं कि वे किसी अन्य सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में प्रवेश कर जाएं। कुछ वैसा ही जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ अचानक हमारे सोलर सिस्टम में आया था। यदि किसी दूर भविष्य में किसी ग्रह प्रणाली में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद हो और उनके पास एडवांस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स हों, तो वे इस छोटे से आर्टिफिशियल मेटालिक ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। शायद वे इसकी ट्रेजेक्टरी ट्रेस करें, इसकी संरचना का अध्ययन करें और उसके ऊपर लगे गोल्डन रिकॉर्ड को डिकोड करने की कोशिश करें, जिसे कार्ल सेगन और उनकी टीम ने इस उम्मीद से रखा था कि कभी न कभी कोई इसे समझ पाएगा। यह संभावना अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन कॉस्मिक टाइम स्केल पर सूक्ष्म संभावनाएं भी मीनिंगफुल बन जाती हैं। अब अगर हम टाइमलाइन को और आगे बढ़ाएं, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल, तो वॉयेजर्स मिल्की वे के ग्रेविटेशनल फील्ड में सन के साथ साथ गैलेक्टिक ऑर्बिट का हिस्सा बने रहेंगे। सन स्वयं लगभग 225 से 250 मिलियन साल में गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है। जब सन अपना अगला गैलेक्टिक ऑर्बिट पूरा करेगा, तब भी संभव है कि वॉयेजर्स किसी डिस्टेंट स्टेलर नेबरहुड में ड्रिफ्ट कर रहे हों। 5 अरब साल बाद जब सन रेड जायंट बनेगा और इनर प्लैनेट्स की परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदलेंगी, तब भी वॉयेजर्स शायद इंटैक्ट रहेंगे। इंटरस्टेलर स्पेस अपेक्षाकृत सुरक्षित है। वहां डेंस डेब्री कम है, कोलिजन्स रेयर हैं। माइक्रोमीटेरॉइड इंपैक्ट्स और कॉस्मिक रेडिएशन धीरे धीरे उनकी सतह को डिग्रेड करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नष्ट करने में अत्यंत लंबा समय लगेगा। जब लगभग 4-5 बिलियन साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का विलय होगा, तब ग्रेविटेशनल टाइड्स उनकी ट्रेजेक्टरी को बदल सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टेलर कोलिजन की संभावना बेहद कम रहेगी, क्योंकि सितारों के बीच की दूरी अत्यंत विशाल होती है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जब सन रेड जायंट बनकर अर्थ को निगल चुका होगा, उसके बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। इसीलिए जब हम पूछते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आखिर कहां जाकर रुकेंगे, तो इसका सच्चा उत्तर थोड़ा ट्रिकी है। वे किसी निश्चित तारे, किसी ग्रह या किसी निर्धारित स्थान की ओर नहीं जा रहे। उनकी कोई फिक्स्ड फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। वे इनर्शिया, ग्रेविटी और वैक्यूम के नियमों के अधीन मिल्की वे के भीतर ड्रिफ्ट करते रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, 1977 में छोड़ा गया यह छोटा सा मेटालिक संदेश, हमारी प्रजाति की ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया अभिवादन, अभी भी जा रहा है और शायद हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस के बाद कहीं अधिक लंबे समय तक जाता रहेगा।